हेलो फ्रेंड, राजस्थान में निकली है लाइब्रेरी ग्रेड 3 की वैकेंसी। ठीक है, अभी अभी रेलवे का रिजल्ट आया तो मैंने सोचा आप लोगों को ये वैकेंसी के बारे में अपडेट करा दूँ। ये आपको नोटिफिकेशन जरूर दिख सकता है, पर इसके जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग है वो 5 मार्च से हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 4 अप्रैल है, पेमेंट की भी। तो बात कर लेते हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी आपकी 548 है। ठीक है, तो कुल आपकी 548 वैकेंसी है इसमें। ये कैटेगरी के हिसाब से जो डिवीजन है वो आप देख सकते हैं, जो भी है। ठीक है, और ये इस तरीके के 2 विभाग में है, जैसे कि एक माध्यमिक शिक्षा विभाग और दूसरा संस्थागत शिक्षा विभाग। तो 500 वैकेंसी आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में और 48 वैकेंसी संस्थागत शिक्षा विभाग में है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 मतलब लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है ये, इस पद का नाम ये है। ठीक है, अभ्यर्थी चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग अथवा संस्थागत शिक्षा विभाग में पद स्थान चाहता है, उसे संबंधित विभाग की वरीयता एवं प्राथमिकता पदों के आधार से के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, बोर्ड चयनित अभ्यर्थी को विभागों और आवंटन श्रेणी मेरिट और अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता से के कम मेरिट और कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। देखो, मैं आपको सीधी बात बता दूं कि आपका ये जो जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस तरीके की मतलब किस में जाना चाहते हो, संस्कृत वाले में जाना चाहते हो या नॉन संस्कृत वाले में जाना चाहते हो, माध्यमिक वाले में जाना चाहते हो। तो दोनों में जाना चाहते हो वो आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से होपफुली सभी लोग इसमें पहले माध्यमिक वाले में फर्स्ट करेंगे और सेकंड में करेंगे। तो ये चीज आप अपनी सोच समझ के आधार पर करना। दूसरा, इसमें जैसे कि 548 में से लेकर 443 जो वैकेंसी है वो गैर अनुसूचित जनजाति के जाति के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के 65। ठीक है, तो कुछ हिसाब से गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र 35 है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 483 है, 483। तो एप्लीकेशन का जो आवेदन में सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर सीधी सी बात है, आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। इन करेक्शन टाइम में अगर आप कर पाते हो तो कोई आपको कुछ भी अपडेट तो फिर आप कुछ भी नहीं चेंज कर पाओगे। अप्लाई करने का सीधी सी बात है, sso.rajasthan.gov.in पे जाके आपको लॉगिन वगैरह कर लेना, पोर्टल पे अपना पहले आईडी वगैरह बना लीजिए, तब फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें हम जैसे कि ओटीआर प्रोसेस है, अब तो लगभग सब जगह ओटीआर ही प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, और जैसे कि आपकी नवीनतम फोटो 1 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। विजुअल मार्क्स वगैरह जो भी चीज़ हो वो आपके सब होने चाहिए। ठीक है, आप इसमें बहुत सी बात है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है, यदि आधार कार्ड नहीं हो तो फिर आपको मतलब ये सारी चीज़ आपकी ओटीआर की प्रोसेस है। तो होपफुली आपको ये सब पता ही हो, तो इस बारे में मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन लेंथी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि फीस आपकी देखो 600 रुपये लगेगी, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। ठीक है, क्रीमी लेयर के अनपिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, एनसीएल के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एंड अति पिछड़ा वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो वो लोग अभी परेशान हो रहे थे कि मैंने जो शॉर्ट्स बनाई थी उसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं बताया था, तो वो लोग ये सुने, उनके लिए केवल 400 रुपये फीस है। ठीक है, और समस्त दिव्यांग के लिए 400 रुपये फीस है। ठीक है, और जैसे कि आप अपना फॉर्म अगर दोबारा जैसे कि करेक्शन वगैरह करते हो तो उसके लिए 300 रुपये फीस है, अभी आपको दिख जाएगी। ठीक है, ओटीआर जमा कर चुके अभ्यर्थी द्वारा शुल्क दे नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये आप कैटेगरी के वाइज है, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा बाकायदा कंप्लीट पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जिलेवार है। ठीक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले ऊपर था माध्यमिक शिक्षा का और ये अब है संस्कृत शिक्षा विभाग का। गैर अनुसूचित में इसमें यहाँ पे कुल 44 पद है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अनुसूचित में कितने बचे होंगे, 4, 48 टोटल। ठीक है, तो कुछ हिसाब से आपका पूरा डिवीजन है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो भी होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कैटेगरी। तो ये सब चीज़ें आपकी होगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सारी पोस्ट आपने देख ली। ठीक है, और एक चीज़ आप बात ध्यान रखें कि जो भी जैसे यहाँ पे आप मैं जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए ये जो विधि दी गई है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को 5% आरक्षण दिए। ठीक है, और अन्य पिछड़ा ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 10% है, ये तो हमको पता ही है, सेंट्रलाइज्ड ही है। ठीक है, सर राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर। एक बात ध्यान रखना, आपके जो भी ये सर्टिफिकेट है SC ST ईडब्ल्यूएस OBC ये सारे राजस्थान के ही लगेंगे। ठीक है, बाहर के कोई भी नहीं लगेगा। मतलब अगर आप अदर स्टेट से तो आप वेलकम, आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन से इनका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप सेंट्रल में इसको आप बेनिफिट लेते हो और चाहे ना लेते हो। जिले के अकॉर्डिंग मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग ही है ये सारी चीजें। ठीक है, पर भूतपूर्व सैनिक के लिए भूतपूर्व सैनिक आश्रित रूप से भूतपूर्व सैनिक सकते हो, तो ये चीज अगर हो सकती है, एक सेकंड को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा नियम के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के लिए रिक्तियों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्ण या क्षैतिज होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की अनुपस्थिति की दशा में उनके लिए गए इस प्रकार के आरक्षण रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होगी। तो ये सारी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होंगी, तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम सीधे सीधे अपनी पोस्ट पे पहुंचते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स वगैरह आपने कर रखी हो तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ये सब आपका रिलैक्सेशन है स्पोर्ट्स का। वेतन की बात कर लेते हैं, तो जो आपका जो है लेवल 10 मिलेगा आपको।
ठीक है। अन्य शर्तें जो है वो आपकी ये दी गई हैं। ठीक, पात्रता एंड शैक्षणिक योग्यता, आपने 10+2 कर रखा हो, मतलब सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब 10+2 कर रखा हो और लाइब्रेरी साइंस अगर आपने सब्जेक्ट लिखा हो दैट्स गुड, या फिर 10+2 कर रखा हो या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपने कर रखा हो या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा हो तो आपका बेटर है। ठीक है, तो होपफुली सभी लोगों ने ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि 10+2 कर रखा होगा, फिर डिप्लोमा या डिग्री लाइब्रेरी इन साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस में कर रखा हो, तो दैट इज टू बी ओके, है ना। दूसरा, देवनागरी लिपि या लिखी में हिंदी कार्य का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिसको हिंदी आती है दूसरी एलिजिबिलिटी है, तो बस यही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा वो भी चीज़ लिखते हैं। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की प्रक्रिया में है, जो फाइनल ईयर में है, वो भी सुन लें, वो एलिजिबल है या नहीं वो भी देख लें। ठीक है, उपस्थित हुआ है और सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों को उपलब्ध पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है एवं सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब डीवी के बाद। जैसे कि अभी जो फाइनल ईयर में है तो वो ये फॉर्म भर सकता है, दैट्स टू बी, कि देखो सीधी सी बात है, हम 1 साल बाद से वो लेके चल रहे हैं, तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में माने इसको। ठीक है, तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप पात्र है, लेकिन जब अपेक्षित करना होगा तो आपको प्रेषित करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तब तक आपका आ सकता है, तो ठीक है, फाइनल ईयर में होगा तभी आ पाएगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से, तो ये जो दो चरण है, लिखित परीक्षा साक्षात्कार। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तीसरा, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसा भी मामला हो, तो इन तीनों में से आपकी कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले एंड सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करने अनिवार्य होगी। मतलब आपकी जो जो एग्जाम डेट होगी, ठीक है, उससे पहले आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती के हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे 3 चीजें सिचुएशन हो सकती हैं जो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई हैं, कि जैसे कि उपस्थित होने से पहले, जैसे कि आपकी रिटन एंड आपका इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, तो फिर आपका मेंस में जब आप अप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें यही चीज़ है कि जैसे कि 3 चरण होंगे, ठीक है, या फिर जो भी उपस्थिति हो, जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, होपफुली जो लास्ट एग्जामिनेशन होगा, है ना, तो उसमें आप जब बैठेंगे तो उपस्थित होने से पहले, ठीक है, जहाँ केवल लिखित परीक्षा और केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन हो, ठीक है, तो एक चीज ये मान के चलें कि आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू के आधार पे हो, चाहे मेंस के आधार पे हो, अगर मेंस के आधार पे होगा, है ना, तो आपका प्रीलिम्स और जो मेंस है इंटरव्यू, वो प्रीलिम्स आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा, पर मेंस से पहले आपको प्रेजेंट होना चाहिए। तो सीधी सी मान के चलते हैं, आपका इसका जो भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो भी एग्जामिनेशन हो, उससे पहले आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहीं पे ये चीज हाईलाइट लिखी है, अन्य योग्यताएं आपकी यहाँ लिखी हुई हैं, तो जो भी चीज है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीयता है तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, दैट इज टू बी ओके। ठीक है, भूटान वगैरह चलेगा। ठीक है, आयु आपकी 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी, 18 से 40 है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। हाँ, भूटान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भूटान का प्रजनन हो, ठीक है, मतलब भूटान में पैदा हो या भूटान से, अब जो भी आप देख सकते हो मेरे ख्याल से। तो और मुझे क्या, और इसमें क्या लगेगा, आपको मैंने डेट बता दी, एप्लीकेशन बता दी। ठीक है, पेंशन वगैरह का ये है कि जो भी नियमानुसार सरकार द्वारा दे होगा वो आपका चल रहेगा, जो भी करंट सिचुएशन। 3/4 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, पंजीकृत शुल्क जमा करने का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। ठीक है, पंजीकृत शुल्क जमा नहीं किया, एक बार ही पंजीकृत शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीकृत शुल्क राज्य के निर्धारित एवं ई मित्र कियोस्क, ई मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र या नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, चलो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार मालूम सिचुएशन क्या हो गई थी, केवल ई मित्र कियोस्क से ही फॉर्म पर फीस भर सकते हो, तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, फिर बहुत सारे कनेक्शन बैठा के फिर एक लोगों को राजस्थान में कॉन्टैक्ट किया गया था, तब फिर उनसे वहाँ पेमेंट करवाया गया था, फिर मैंने उनके अकाउंट में पेमेंट किया था। यार ये दिक्कत थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, पर यह हाँ कि बहुत से साइबर कैफे वाले इसमें बड़ी अच्छी कमाई भी कर लेते हैं, जिनके कनेक्शन हो जाते हैं। फिर चाहता तो मैं भी कर सकता था, पर इतना टाइम नहीं था अपने पास, है ना, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है यार, ऐसा ही सोचना। मैंने कहा ठीक है हो जाने तो, मैंने 1-2 करवा जरूर दिया था। टैबलेट आधारित परीक्षा, ठीक है, सीबीटी आपका होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, या टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑनलाइन ओएमआर वाली आधारित परीक्षा करवानी प्रस्तावित है। मतलब आपका अभी किस तरीके की परीक्षा होने वाली है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, तो दोनों ही आप मान के चले। नॉर्मलाइजेशन भी आपका हो सकता है, प्रवेश पत्र जब भी आएगा तो पता चल जाएगा। बाकी सब ये चीज़ें फालतू की चीज़ है, आपको एलिजिबिलिटी पता चलेगी, आपको एप्लीकेशन डेट पता चलेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो बस अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो तो सब फटाफट से जाके फॉर्म भर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद, बेफालतू की राम कथा करने की कोई जरूरत नहीं है। राधे राधे।